अस्सलाम वालेकुम। लास्ट में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था डिजिटल सिग्नेचर। काफ़ी डिस्कस किया था ये कि इसका ओवरथ्रो करके फिर ये कि नेक्स्ट आगे ऑन कंटिन्यू कर बेसिकली फॉर्मली जो डेफिनेशन है इसकी, डिजिटल सिग्नेचर इज अ टेक्निक फॉर एस्टैब्लिशिंग द ओरिजिन ऑफ अ पर्टिकुलर मैसेज इन ऑर्डर टू सेटल अ लेटर डिस्प्यूट अबाउट अ मैसेज वाज सेंट। मतलब ये कि किसी पर्सन के साथ बेसिकली उसकी कोई भी मैसेज उसकी आइडेंटिटी, किसी पर्सन की उस मैसेज के साथ आइडेंटिटी जोड़ने के लिए बेसिक डिजिटल सिग्नेचर मुतारिफ कराए गए थे कि बाद में कोई लेटर कोई आपस में बनता है तो उसकी लेजिटिमेसी को चैलेंज करने के लिए बेसिकली यूज करवाया गया था। और डिजिटल डॉक्यूमेंट में फिजिकल में तो ये होता है कि हम फिजिकल उनसे साइन ले लेते हैं बाय हैंड, ठीक है, वो उसकी बेसिकली लेजिटिमेट हो जाता है कि ये इसकी आइडेंटिटी, ये जो भी इसके ऊपर रिटर्न है वो बेसिकली उस पर्सन की उसको मतलब कि उसके साथ रिलेटेड है और वो उसको होल्ड करता है, ठीक है। द पर्पस ऑफ अ डिजिटल सिग्नेचर इज दस फॉर एन एंटिटी टू बाइंड इट्स आइडेंटिटी टू अ मैसेज। तो इसका जो मेन पर्पस है बेसिकली वो किसी भी मैसेज, किसी भी पर्सन को किसी मैसेज के साथ उसकी आइडेंटिटी बाइंड करने किया जाता है। और दूसरा क्या नाम है, डिजिटल डॉक्यूमेंट, जो फॉर एग्जांपल हम मोबाइल से मैसेज कर देते हैं या हम किसी को अगर ईमेल भेजते हैं या किसी को और ऑनलाइन डाटा भेजते हैं तो बेसिकली वो उसके जो साथ जो डिजिटल सिग्नेचर होता है वो बेसिकली आइडेंटिटी बॉन्ड कर देता है उस मैसेज के साथ। वी यूज द टर्म साइनर फॉर एंटिटी हु क्रिएट अ डिजिटल सिग्नेचर एंड द टर्म वेरीफायर फॉर एंटिटी हु रिसीव अ साइंड मैसेज एंड attempt to check whether the digital signature is correct or not. The digital signatures have many attractive properties, and it is very important to understand exactly what assurance they provide and what their limitations are. While data confidence has been the driver behind the historical cryptography, digital signature could be a major application of cryptography in the years to come. Electronic signature. The European Community Directive on Electronic Signature refer to the concept of electronic signature as data is electronic form attached to or logically connected with or other electronic data and which serve as a method of authentication. What different thing can you think that satisfy the range vague notion of an electronic signature? Basically जिस तरह ये क्या नाम है, हमने इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन पढ़ा था ना, उसके अंदर एक होता ही है क्या नाम है की, जो आपको मैंने बताया था कि मैंने आपको एक मैसेज सेंड किया था और फिर आप लोगों के साथ मैंने की शेयर की थी कि वो की लगा के बेसिकली आप लोग वो डाटा मतलब ये कि उसको कन्वर्ट कर लिया था साइफर टेक्स्ट को बेसिकली उसमें डिजिटल नॉर्मल रीडेबल फॉर्म टेक्स्ट में। तो अच्छा, ये एक और आप लोगों ने टर्म आजकल साइफर सुना होगा पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा, मतलब ये कि साइफर बारे में हाइप क्रिएट हुई है। तो वो बेसिकली वो साइफर उसको इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारी बेसिकली जितनी भी एम्बेसी है ना, वहाँ का जो टॉप इन्वेस्टर होता है उसके बीच में और पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस के बीच में जो भी क्या नाम है कम्युनिकेशन होती है ना, वो इनक्रिप्टेड होती है, ठीक है। तो उसको बेसिकली कोई डायरेक्ट कोई भी अपने फॉर एग्जांपल कोई एक वहाँ पे जैसे हमारा कोई एम्बेसी अमेरिका में, यूके में है या किसी भी मुल्क में है, ठीक है। तो वहाँ के उनके ऑफिशियल्स फॉर एग्जांपल हम ऐसे जब हमने अपने क्यों नाम है कोई अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना हो इंडिया के साथ या कोई भी हो, तो हम क्या करते हैं, हम इंडियन का जो इन्वेस्टर होता है उसको अपने फॉरेन ऑफिस बुलाते हैं, ठीक है। और उसके साथ उसको कंडक्ट करते हैं कि यार आपने ये गलत किया या ये गलत किया या ठीक है, या जो भी अपनी ऑब्जर्वेशन हो वो उसके साथ शेयर की जाती है, ठीक है। और वो इन्वेस्टर क्या करता है, वो उस मीटिंग्स के मिनट्स नोट करके ये जो भी इसकी आउटिंग होती है और जो भी मैसेज कन्वे किया जाता है वो एक साइफर की शक्ल में एक इनक्रिप्टेड इनक्रिप्टेड बेसिकली मैंने आपको उस टाइम बताया था कि जो एक तो नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट होता है और एक फिर encrypted टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट को हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं, साइफर भी कहते हैं उसको, ठीक। तो बेसिकली वो एम्बेसी क्या करती है, वो जो मैसेज कन्वे किया जाता है उस कंट्री की तरफ से वो अपने मुल्क के फॉरेन ऑफिस को बेसिकली एक साइफर या encrypted मैसेज भेजते हैं। तो उसमें बेसिकली वो टोटल स्टोरी बयान करते हैं कि मतलब जो भी अपना वो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं उस मुल्क का कि यार ये मुल्क ये चाहता है या उसने उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है, ये मतलब वो इस चीज को कंडेम कर रहे हैं। तो अपना जो भी मैसेज होगा, जो भी ईमेल होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग होगी, वो साइफर भेजते हैं, ठीक है। साइफर का मतलब ये है कि इनकोडेड मैसेज, ठीक है। वो साइफर जब फॉरेन ऑफिस में डिलीवर हो जाता है, वहां पे उसको डिकोड करने के लिए उस पे अपनी कीज होती हैं, ठीक है। वो फॉरेन ऑफिस अपनी बनाई होती हैं या जो भी इनके आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो की यूज करते हैं, वो उस साइफर को बेसिकली नॉर्मल रीडेबल फॉर्म टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया जाता है, प्लेन टेक्स्ट में, ठीक है। तो इसलिए इसको जो फॉरेन ऑफिस के बीच में जो कॉरेस्पॉन्डिंग होती है तो वो बेसिकली इसको साइफर कहते हैं। और साइफर बेसिकली अपने ही इन्वेस्टर भेजते हैं, कोई साइफर कोई और मुल्क नहीं भेजता। फॉर एग्जांपल अमेरिका में साइफर नहीं भेजेगा, मैं वो अगर उसने साइफर भेजना है तो वो साइफर यहाँ पाकिस्तानी एम्बेसी को भेजेगा
और पाकिस्तानी एम्बेसी में जो है उनकी अमेरिकन एम्बेसी जो पाकिस्तान में है, तो वो एज़ अ लेटर बना के हमारे फॉरेन ऑफिस ये बेसिकली इन्वेस्टर के अपने मुल्क के साथ corresponding basically cipher. Advanced electronic signatures. The European Community Directive on Electronic Signature also refer to the concept of advanced electronic signature as electronic signature that is uniquely linked to a signatory. कोई एक specific उसकी कोई terms हो, कोई specific code हो, कोई specific कोई एक चीज हो जो उसकी सिग्नेटरी के साथ उसको लिंक करे उस मैसेज को, ठीक है। केपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग द सिग्नेटरी जो इजिली मतलब ये कि आप उसके सिग्नेटरी को आइडेंटिफाई कर ले। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक रिपोर्ट बताया था कि हमारी जो मेडिकल रिपोर्ट हम अगर किसी लैब में से टेस्ट करवाते हैं ना, डिजिटल जो रिपोर्ट होती है वो बेसिकली आप कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक बेसिकली उनका आइकन बना होता है। चाहे आप जिस भी लेबोरेटरी से करवाएं ना, एक आइकन बना होता है, उनका एक लोगो बना होता है, इस तरह की चीजें बनी होती हैं। बाकी और अदर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन होती है कि वो बेसिकली उस जो आइडेंटिफिकेशन है ना सिग्नेटरी के साथ, उस डॉक्यूमेंट मतलब सिग्नेटरी के साथ लिंक कर रही होती है उसकी अपीयरेंस, ठीक है। तो वो उसी बेस पे आप उसको मतलब ये कि आप अपने कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं या और भी इस जगह पे मेडिकल उसकी जरूरत होती है तो वहां पे सबमिट करवाया जा सकता है। इट इज क्रिएटेड यूजिंग मीन्स अंडर द सोल कंट्रोल ऑफ द सिग्नेटरी, ठीक है। तो ये बेसिकली जो सिग्नेटरी होता है वो अपने ही डिजाइन के साथ उसको सिग्नेचर को क्रिएट करता है। ये उसकी मर्जी है कि वो उसका फॉर एग्जाम्पल रिपोर्ट है तो उसका फॉर्मेट कैसे रखेगा, ठीक है। ये डिपेंड्स ऑन मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन, और या अपना वो जो लोगो डिजाइन करवाते हैं वो भी उन पे डिपेंड करता है। तो ये बेसिकली टोटली इसका जो डिजाइन होता है वो कंट्रोल उसके ऊपर सिग्नेटरी का कंट्रोल होता है, ठीक है। लिंक टू डाटा टू विच इट रिलेट्स इन सच अ वे दैट द सब्सिक्वेंट चेंजेस इन द डाटा इज डिटेक्टेबल। वो अपना बेसिकली जो वो फॉर्म डिजाइन करते हैं या जो भी वो डिजिटल सिग्नेचर वो क्रिएट करते हैं वो बेसिकली यूनिक होते हैं, ठीक है। अगर उसके अंदर जरा से भी आप डाटा के अंदर मॉडिफिकेशन करें तो वो इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटेक्टेबल होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो एक मेन फीचर इसका एक ये भी होता है कि उसके ऊपर कोई डिजिटल सिग्नेचर हुआ हुआ डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई भी चेंज की जाए तो वो डिटेक्टेबल हो। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, वी विल डिफाइन अ डिजिटल सिग्नेचर ऑन अ मैसेज टू बी सम डाटा दैट प्रोवाइड डाटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन ऑफ द signer. A digital signature validate the message in sense that the assurance is provided about the integrity of the message and of the identity of the entity that signed the message. Basically ये जो है इसकी ओरिजिन को इसको ऑथेंटिकेट करती है कि ये जो मैसेज है बेसिकली ये ओरिजिनल है और ये इस बंदे के साथ इसको ये मुंसलिक है, ठीक है। ये इस बंदे से बिलोंग। नो reputation. A digital signature can be stored by anyone who receives the signed message as evidence that message was sent and who sent it. This evidence could later be presented to a third party who could use the evidence to resolve any dispute that relate to the content or origin of the message. Input or digital signature the message. Since a digital signature needs to suffer a data origin authentication, clear that the signature itself must be a piece of data that depends on the message and cannot be completely separate identifier. It may be sent as a separate piece of data to the message, but it is computation must involve the message. A secret parameter known only by the signer. Since a digital signature need to offer non-repetition calculation, its calculation must be involve a secret parameter that is known only by a signer. तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो रिपोर्ट के ऊपर डिजाइन एक तो होता है कि डिजाइन उस साइनर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ उन्होंने एक अपनी ऐसी चीज डाली होती है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर या अपने उस डिजाइन के ऊपर, तो यूनिकली आप किसी को उसको आइडेंटिफाई ना कर सके, ठीक है। बट वो जब कोर्ट में चैलेंज या किसी जगह पे चैलेंज किया जाता है ना तो वो तब वो चीज वो अपनी हाईलाइट करते हैं कि जो हमारे डॉक्यूमेंट होता है बेसिकली उसके ऊपर इस टाइप का साइन होता है, ठीक है। ये एक हिडनली मतलब हमने कोई एक ऐसा जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे हम जो नोट खर्च करते हैं, ठीक है, जो करेंसी हमारी अब जेली भी करेंसी बनती है, ओरिजिनल भी करेंसी है, ठीक है। जेली करेंसी और ओरिजिनल तकरीबन 99% बाय लोग कोई भी बंदा पहचान नहीं सकता, इस तरह के भी नोट्स बने होते हैं, ठीक है, नोट बने होते हैं। बट स्टिल क्या नाम है जो ओरिजिनल मतलब स्टेट बैंक है, ठीक है, वो स्टिल अपने उस नोट को जो उन्होंने प्रिंट किया तो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, चाहे उसकी नीटो कॉपी एग्जैक्टली नीटो कॉपी क्यों ना हो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो उस तरह उसके अंदर या तो जैसे कोई स्पेसिफिक निशानियां लगाई जाती हैं, जैसे उसके अंदर एक वायर डाली जाती है कि ये निशानी है, उसके अलावा और उस वो डिजिटली
उसको ऐसे प्रिंट बीच में डाले जाते हैं कि वो यूनिकली उसको आइडेंटिफ़ाई कर ले। तो इसके अंदर एक कुछ सीक्रेट पैरामीटर लाज़िमन वो पैरामीटर डाले जाते हैं ताकि वो जो सिर्फ़ है वो नोट बनाने वालों को पता होता है। वो हम आम मे बी आम लोगों को पता ही नहीं। प्रॉपर्टी ऑफ डिजिटल सिग्नेचर ईज़ी फॉर द साइनर टू साइन अ मैसेज देयर इज़ no point in having a signature scheme that involve the signer reading slow and complex operation to compute a digital signature। ठीक है, बेसिकली इसमें ये सबसे जो इसका फीचर ये होता है कि मतलब ये कि साइनर के लिए इजी उसमें हो जाए। फॉर एग्जांपल अभी हम क्या नाम है, ये डिजिटल रिपोर्ट्स लेते हैं, ठीक है, अगर उसके ऊपर फिजिकली फॉर एग्जांपल मैसेज बेशक डिजिटल हो बट अगर साइनर जो साइन है वो फिजिकल इन्वॉल्व हो तो कोई भी फिर घर से बैठ के रिपोर्ट नहीं ले सकता। ठीक है, उसके लिए उनके लिए कंपल्सरी हो जाएगा कि वो लेबोरेटरी उसके ऊपर अपना स्टैंप लगाए साइन। ठीक है, तो इस इसमें ये है कि वो मतलब जो साइनर है उसके लिए थोड़ा इसको ईज किया जाता है, इजी फॉर anyone to verify a message। ठीक है, similar we would like the verification of signature to be efficient as possible। मतलब वो किसी के लिए भी वेरीफाई करना आसान हो जाए कि यार ये डिजिटल सिग्नेचर इसके ऊपर जो है ये इस कंपनी का है। ठीक है, ये लोगो इसका है, ये प्रिंटेबल जो डॉक्यूमेंट है ये इनका है। हार्ड फॉर एनीवन टू forge or digital it should be practically impossible for anyone who is not the legitimate signer to compute a digital signature on a message that appear to be a valid। By appears to be valid we mean that anyone who attempt to verify the signature is led to believe that they have just successfully verified a valid signature on a message। तो कोई भी उस डिजिटल सिग्नेचर को जब कोई वेरीफाई करना चाहे ना, उसके ऊपर ऐसी प्रॉपर्टीज उसकी होनी चाहिए कि वो जो वैलिडेटर है वो इसको वैलिडेट कर सके कि यार ये वाकई उस बंदे के या उस ऑर्गेनाइजेशन का ये डॉक्यूमेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंटीवायरस है। एंटीवायरस बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड एलिमिनेट कंप्यूटर वायरसेस एंड अदर मलिशियस सॉफ्टवेयर। बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है। इसका बेसिक काम क्या होता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई करना जो बेसिकली मलिशियस होते हैं, जो उस कंप्यूटर की फंक्शन को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, स्टॉप कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट करना और उनको डिलीट करना होता है। ठीक है, तो सॉफ्ट जो बेसिकली जो वायरस होता है वो भी एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, और वो सॉफ्टवेयर बेसिकली कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाता है, जो अपना उसके जो फिर उसका एक अपना पर्पस होता है सॉफ्टवेयर का, वो उसके मुताबिक काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक वायरस है वो कंप्यूटर के अंदर उसका काम ये होता है कि उसने कंप्यूटर को स्लो करना है। वो क्या करेगा, वो हर टाइम रैम के ऊपर कुछ ना कुछ राइट करता रहेगा, रैम को अटेम्प्ट किया। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है वो बेसिकली जो एंटीवायरस होता है एसएस है, सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर रहा होता है। बेसिकली उसके अंदर फीचर होते हैं उस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के अंदर कि वो ऐसे सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करे जो मतलब अनइंटेंशनली अनवांटेड मतलब कि वो चीजें राइट अप कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल एक सॉफ्टवेयर उसका काम ही नहीं है कोई चीज राइट करना, फिर भी वो राइट कर रहा है। ठीक है, कोई एक सॉफ्टवेयर उसका काम ही नहीं है कोई मतलब ये कि इंटरनेट यूज करना, फिर भी वो इंटरनेट यूज कर रहा है। ये एक सॉफ्टवेयर ऐसा है उसका काम ही नहीं है कि वो वेबकैम यूज करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसका काम नहीं है कि वो वेबकैम यूज करे। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वेबकैम यूज करना स्टार्ट कर जाए तो इसका मतलब ये कि वो उसके अपने ट्रू पैटर्न पे काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो एंटीवायरस क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा, उसकी एक्टिविटी को मॉनिटर करेगा और उसके बाद उसको एज ए मतलब कि मेलवेयर या मलिशियस सॉफ्टवेयर के तौर पे उसको क्या नाम है अलर्ट कर जनरेट कर। बेसिकली एंटीवायरस सबसे पहले तो जब कोई एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा होता है, सबसे पहले तो वहां पे स्कैन करके उसको डिटेक्ट कर लेता है कि इसके अंदर कोई वायरस वाले नेचर या कोई फीचर तो नहीं है। ठीक है, और जब अगर वहां से बाईपास हो जाए तो उसके बाद फिर एंटीवायरस का काम ये होता है कि सॉफ्ट कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर रन हो रहे होते हैं ना उनकी एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। ठीक है, किस टाइम कौन सा सॉफ्टवेयर क्या काम कर रहा है। ठीक है, वो कौन कौन से कंपोनेंट कंप्यूटर के यूज कर रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा रीड फंक्शन बार बार यूज कर रहा है, राइट फंक्शन यूज कर रहा है, या ऑटोमेटिकली कोई डाटा बाहर किसी को सेंड कर रहा है। ये चीजें बेसिकली इसकी कंप्लीट 24/7 जब तक सिस्टम ऑन होता है उसको मॉनिटर किया रखता है। मेलवेयर और malicious software is a software designed to infiltrate or damage a computer system without the owner's informed consent। जो बेसिकली ऑनर की मतलब जो उसके कंप्यूटर का ऑनर होता है उसको इन्फॉर्म किए बगैर, ठीक है, उसके नोटिस में आए बिना वो बेसिकली अपने जो कंप्यूटर है उसको डैमेज कर रहा होता है। ठीक है, अब कुछ जो जितने भी एंटीवायरस होते हैं हमें किसी को कोई पता नहीं चल रहा होता। ठीक है, हम कंप्यूटर ऑन करते हैं हमें नहीं नॉर्मल पता कि बैक एंड पे हमारे क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है,
कुछ प्रोसेस विजिबल होते हैं, कुछ हिडन प्रोसेस होते हैं, ठीक है? जो वायरस होता है वो ज़ाहिर-सी बात है वो कभी विजिबल प्रोसेस नहीं करेगा, वो हिडन प्रोसेस करेगा, ठीक है? तो वो विदाउट मतलब ओनर की कंसेंट के बगैर ही वो काम कर रहा होता है। तो सो बेसिकली ये वायरस होते हैं, ठीक है? और वायरस ये इंटेंशनली डेवलप किए जाते मतलब कंपनी की तरफ से डेवलप किए जाते हैं, मतलब लोग इसको डेवलप करते हैं। कुछ लोग ऐज़ फन इसको डेवलप करते हैं, कुछ लोग ऐज़ मतलब ये है कि किसी और पर्पज़ के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने अपना एंटीवायरस की प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, ठीक है? वो उससे पहले क्या करेगा मार्केट में ऐसे वायरस लॉन्च कर देगा जिसको डिटेक्ट उनकी कंपनी का वायरस कर सकता है, ठीक है? तो फिर क्या लोग बाउंड हो जाएँगे कि वो उनका वायरस पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो कुछ वायरस इंटेंशनली डेवलप किए जाते हैं, कुछ इंटेंशनली डेवलप हो जाते हैं, ठीक है? कोई और सॉफ्टवेयर बना रहे थे तो उसमें वो ये वाला सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, ठीक है? तो उसके बाद ये है कि फिर टाइप्स ऑफ मेलवेयर इंक्लूड्स इसकी कुछ टाइप्स हैं स्पाईवेयर है, एडवेयर है, ट्रोजन हॉर्सेस है, वर्म्स है एंड वायरसेस है। ये इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। टाइप्स की जो डिपेंड कर रही होती हैं ये किस टाइप का किस तरह अटैक करता है, ठीक है? इसका जो वे ऑफ अटैकिंग है ना बेस पे इसकी टाइप्स डिवाइड ठीक है? ट्रोजन हॉर्स है, उसके अलावा वर्म्स वायरस सारे इसके टाइप्स हैं। बेसिकली ये काम जैसे अंदर जाके किसने क्या काम करना होता है बेसिकली बेस पे इसको डिवीजन की जाती है। और ये कैसे अपने आप वो बेसिकली एक्टिवेट करता है, ठीक है? ट्रोजन हॉर्स की तो आप लोगों ने अक्सर इसकी वो सुनी होगी एग्ज़ाम्पल बेसिकली वो ये क्या होता है कि वो जो अच्छे सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उनके साथ एक छोटा-सा सॉफ्टवेयर मतलब ये कि वो डाउनलोड हो जाता है कंप्यूटर के अंदर जो पड़ा रहता है, इनएक्टिव पड़ा रहता है, ठीक है? और फिर एक टाइम आता है कि वो ऑटोमेटिकली खुद को एक्टिवेट कर लेता है, ठीक है? या उसको बेसिकली बाहर से कोई ऐसी एक सिग्नल या कोई हिट मिलती है, उसके बाद वो खुद को अपने आप को एक्टिवेट कर लेता है। बट ये कि टिल उस सिग्नल के या उस टाइम ड्यूरेशन जो भी उसके ऊपर सेट होता है, उस तक ये अपने आप को खुद बीच में बिल्कुल हिडन और बिल्कुल खामोश रखते हैं, ठीक है? ट्रोजन हॉर्स सबसे फेमस मतलब ये कि एंटीवायरस की टाइप मेलवेयर know your enemy the virus a computer virus itself is a self-replicating computer program written to alter the way a computer operates without the permission or knowledge of the user basically ये self-replicating खुद को create करने का वाला एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की एक्चुअल जो फंक्शनैलिटी है उसको अल्टर करता है फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर को एक्चुअल काम क्या है कि आपको आइकन्स दिखाए प्रोग्राम रन करे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या जो भी आपको डिस्प्ले करवाना चाहे आप इंटरनेटेशन करे ठीक है आपकी जो भी है उसके अलावा ब्राउजर आपको ओपन करके दे जो आप चीज़ ओपन करना चाहते हैं वो आपको करके दे जो चीज़ आप कंप्यूट करना चाहते हैं वो करके दे जो भी सॉफ्टवेयर आप रन करना चाहते हैं गेम खेलना चाहते हैं वो आप चीज़ आपको करे ये बेसिकली इसके बेसिक वे हैं ठीक है बट जो है वायरस है वो क्या है, इसको अल्टर कर देगा ठीक है फॉर एग्जांपल आपने ब्राउज़र पे ओपन किया है तो आप बैठ जाएँगे ओपन ही नहीं होगा, ठीक है? या आपको बेसिकली आप ब्राउज़र पे जैसे ही ओपन करेंगे तो वायरस अपना काम दिखाएगा, उस ब्राउज़र को रन ही नहीं होने देगा। आपको कोई एरर बना के सामने बेसिकली ये कंप्यूटर का जो रनिंग प्रोसेस होता है ना उसको ही अल्टर कर देता है। विंडो क्राफ्ट फॉर एग्जांपल सबसे पहले जब विंडो रन होती है तो उसका ना बूट ऑर्डर उठाता है हार्ड ड्राइव में से विंडो का बूट ऑर्डर उठाता है, ठीक है? वायरस क्या करेगा बूट ऑर्डर को ही अल्टर कर देगा, ठीक है? कंप्यूटर को काम ही नहीं ऑन ही नहीं होने देगा। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप के वायरस होते हैं और किस जगह पे वो अटैक कर रहे हैं। Why people create computer viruses? Some virus writers consider their creation to be a work of art. कुछ लोग एज ए शौकिया इसको कन्वर्ट कर अपन वो कहते हैं ना अपना लोहा मनवाने के लिए ठीक है वो अपना नाम बनाने के लिए ऐसा वायरस क्रिएट करते हैं कि यार ये मैंने वायरस क्रिएट किया इसको कोई पकड़ ही नहीं सकता इसको कोई रोक ही नहीं सकता ठीक है तो एज ए अपना वर्क ऑफ आर्ट अपना वो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वायरस एंड सी वायरस राइटिंग एज ए क्रिएटिव हॉबी और वो उनके लिए मतलब वायरस का सॉफ्टवेयर राइट करना उनके लिए क्रिएटिव हॉबी है ठीक है वायरस हैव बीन रिटन एज अ रिसर्च प्रोजेक्ट कुछ लोग इसको वायरस को एज अ रिसर्च प्रोजेक्ट भी क्रिएट करते हैं एज ए प्रैंक्स लोगों के साथ मजाक के तौर पे भी वो क्रिएट करते हैं वैंडलिज्म टू अटैक द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंपनी किसी कंपनी के स्पेसिफिक फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है ठीक है और वो उन्हें पता है कि वो प्रोडक्ट के सारे डॉक्यूमेंटेशन वो किसी एक सर्वर के ऊपर पड़े हैं ठीक है तो उसकी प्रोडक्ट की लॉन्च है ठीक है और फॉर एग्जांपल ऑनलाइन लॉन्च है तो वो जिसने लॉन्चिंग करना है वायरस अटैक करे उस प्रोडक्ट वो कोई सॉफ्टवेयर कोई डॉक्यूमेंट ओपन ही ना हो ठीक है तो बेसिकली उसको अटैक करने के लिए भी वायरस किए जाते हैं तो किसी कंपनी को फ्लॉप करने के लिए यूज किए जाते हैं अच्छा इसके एक मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि सन तकरीबन 2000 में ना जब याहू मेल तो आप लोग सब होप्स हो के वाकिफ होगी याहू का पता है सबको यूज करते हैं याहू मेल पुरानी नहीं अभी भी लोग काफी यूज करते हैं याहू मेल अभी भी लोग यूज करते हैं काफी ठीक है जीमेल असल में पाकिस्तान में ज्यादा इन्हीं इस वजह से हुई है एक तो वो मोबाइल के साथ यूज हो जाती है क्योंकि जीमेल आपके मोबाइल के साथ अटैच हो जाती है फिर ये
और इवन और जीमेल की एचसी के जितने भी जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं वहां पे जीमेल मिलती है, और भी मोस्टली जगह पे जीमेल इस वजह से यूज हो रही है, इसलिए जीमेल ज्यादा ही। उसके बाद याहू, बट ये कि याहू से पहले जीमेल से पहले याहू आई थी इवन। तो ये याहू के सर्वर को बेसिकली इनिशियली चूंकि मेमोरी इतनी लिमिटेड होती थी, जो कंप्यूटर आते थे उनमें बड़ी मुश्किल से 4 MB, 6 MB, 8 MB इस तरह की मेमोरी होती थी, ठीक है। और इवन कि जो सर्वर डेवलप हुआ था याहू का, उसमें उसकी अपनी कैपेसिटी इतनी कम थी कि कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे तो उसका सर्वर बैठ जाता था, ठीक है। तो उन्होंने सर्वर लॉन्च किया, तो जो सबसे पहले उसके ऊपर अटैक हुआ था वो ये हुआ था कि किसी बंदे ने एक वायरस क्रिएट किया था। वो वायरस का काम ये होता था कि ऑटोमेटिकली वो ईमेल्स जनरेट करके याहू पे भेजता रहता था, याहू से किसी और यूजर को या बाकी यूजर को सबको भेजता रहता था ऑटोमेटिकली, ठीक है। और वो हर ईमेल के अंदर एक अटैचमेंट डाल देता था, कुछ एम या जो भी उस हिसाब से जो भी उस टाइम की साइज होता था, कोई एक फाइल भी अटैच कर देता। वो क्या करता था, हर टाइम इतनी ईमेल्स जनरेट कर दी कि याहू का सर्वर हार्ड ड्राइव फुल होगी, ठीक है। वो डिलीट करें, फिर इतनी ईमेल जनरेट हो जाए कि फुल हो जाए कि उनको मजबूरन कितने दिन उनका सर्वर डाउन रहा। तो बेसिकली इस टाइप के भी वायरस हो सकते हैं। अब ये क्या, उसको याहू को बेसिकली फिलहाल ये डाउन करने के लिए कंपनी के ऊपर हमला किया। इसी तरह फॉर एग्जांपल अभी अमेज़न है, टॉप पे जा रही है अमेज़न, ठीक है। अली एक्सप्रेस है, ये टैप ये टाइप पे मतलब टॉप पे जा रही है। अब बेसिकली ये ऑनलाइन कारोबार है। अब अली एक्सप्रेस को फ्लैप करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर कोई अली एक्सप्रेस पे उनका जो मेन सर्वर है वहां पे अटैक करना स्टार्ट कर दे, वहां पे अगर वायरस डिप्लॉय कर दे, ठीक है, तो वो कंपनी बिल्कुल फॉर एग्जांपल अगर अली एक्सप्रेस 2 दिन 4 दिन बिजनेस आउट हो जाए तो बेसिकली लोग हेक्टिक हो जाएंगे, उससे दोबारा परचेज नहीं करेंगे, लोग डाइवर्ट हो जाएंगे। दोबारा अगर अपने आप को खड़ा कर भी ले अली एक्सप्रेस, तो भी तकरीबन वो 20-30% लाजमन लोग अमेज़न की तरफ तब तक डिवर्ट हो चुके होंगे, ठीक है। और जो कंपनी वहां पे बेसिकली उस टाइम जिसने अटैक कराया होगा, वो लाजमन उसी टाइम पे वो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करके या अपनी वो चीजें लॉन्च करके वायरस यूजर्स को अपनी तरफ डिवाइड कर लेगी। बेसिकली इसी तरह कंपनियों एक दूसरे को लेट डाउन करने के लिए भी वायरस डेवलप करवाते हैं। वायरस, व्हाई पीपल क्रिएट वायरस, सम वायरसेस आर वर intended as a good virus, ठीक है। They spread improves to the program they infect or delete other viruses. These viruses are however quite rare, still consume system resources, may accidentally damage system they infected, ठीक है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो मतलब कि ठीक भी होते हैं, जैसे एंटीबॉडीज इंसान में होती हैं, ठीक है। ये जैसे इंसान के अंदर वायरस या जरासीम काम करते हैं, फिर उनको प्रोटेक्ट उनसे प्रिवेंट करने के लिए वो क्या करते हैं, वहां पे बेसिकली उनकी एंटीबॉडीज की मेडिसिन इंसान को खिलाई जाती है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स में क्या होता है, बेसिकली जो वायरस एंटीबॉडीज का तो सबको कंसेप्ट पता है ना कि एंटीबॉडीज कोई भी जब मेडिसिन बनती है वो उसकी कोई भी वायरस वगैरह हो, ओके। आप लोगों को पता है जो बेसिकली एंटीबॉडीज जो क्रिएट किए जाते हैं किसी भी वायरस के खिलाफ, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट में एग्जांपल देता हूँ, कोविड है, ठीक है। तो कोविड की बेसिकली जो हमारे पास वैक्सीन आई थी, वो वैक्सीन आपको पता है एक्चुअल क्या, कोई जानता है कोई एक्चुअल वैक्सीन कौन सा उसका कॉन्सेप्ट? अगर ये बड़ी बेसिक चीजें वैसे आप लोगों को आइडिया होना चाहिए इस तरह की चीजें। अच्छा, वैक्सीन जब भी किसी वायरस की क्रिएट की जाती है ना, तो वैक्सीन बेसिकली ये होती है कि वो जो एक्चुअल वायरस होता है ना कि आप कह लें उसका बिल्कुल कमजोर तरीन जो उस वायरस के जो पार्ट्स होते हैं ना, या जो जितने भी वायरसेस होते हैं उसमें से आप ये कह लें कि डेड वायरस उसके या जो भी है, तो वो बेसिकली आप ह्यूमंस के अंदर वो ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन के अंदर जो उन वायरस जो एंटीबॉडीज होती हैं जो बेसिकली वायरस से फाइट करने के लिए जो वायरस अंदर होते हैं इंसान, वो उनकी बेसिकली इनिशियली उनकी ये आप कह लें कि उनकी उनके साथ फाइट करवाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो डेड वायरस होते हैं तो वो बेसिकली अंदर वाले वायरस इजिली उनको मतलब ये कि वो खत्म कर, ठीक है। तो वो उससे क्या होता है, जो अंदर एग्जिस्ट करते हैं वायरस, वो बेसिकली अपने आप को ट्रेन कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अगर रेयर थोड़ा ताकतवर वायरस आता भी है, तो चूंकि उन्होंने ऑटोमेटिकली अंदर वालों को खुद इतने ट्रेन हुए होते हैं कि वो अपकमिंग वायरस का उसका जो इफेक्ट है उसको डिसेबल कर, ठीक है। तो बेसिकली ये जो बेसिकली वो इम्यूनिटी इसको स्ट्रॉन्ग करती है कि हमारे जो अंदर वायरस उनसे एबिलिटी होती है ना लड़ने की, उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे दुनिया में कोई भी जब कोई एक वेपन या डेवलप होता है ना, तो उस जो दूसरी मुल्क उसका जो एंटी मुल्क होता है या जो भी होता है, वो अपनी आर्मी को उस वेपन के लिए ट्रेन करते हैं, ठीक है। कि आपने इस वेपन को कैसे टैकल करना है, कैसे डिसेबल करना है, कैसे इस अटैक को आप लोगों ने मतलब उस अटैक से बचना है। जिस तरह वो हर आर्मी अपने आप मतलब हर मुल्क अपने आर्मी को अपडेट रखती है कि यार उस मुल्क ने हमारे दुश्मन मुल्क ने ये वेपन तैयार कर लिया, ठीक है। तो आप इसको आप लोगों ने ऐसे टैकल करना है, ये वेपन तैयार हो गया, इसको आप लोग ऐसे ठीक है। तो वो ट्रेन वैसे के लिए कैसे करते हैं, वो छोटी छोटी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। उसमें उस तरह के अटैक करवाते हैं अपनी आर्मी के ऊपर, ठीक है। मतलब एक्सरसाइज में वो उस एक्सरसाइज में वो क्या करती है आर्मी, वो बेसिकली उस तरह के अटैक बार बार वो चीजें देख देख के ना
वो ट्रेन हो जाती है। जब वो रियल अटैक उस टाइप का होता है तो वो बेसिकली आर्मी ऑटोमेटिकली उनकी ट्रेन हुई होती है, प्लानिंग बनी होती है, तो वो उसको बेसिकली डाइवर्ट करना, उसको रोकना उनके लिए बहुत ही ईज़ी हो जाता है। इसी तरह वायरस में भी इसी तरह इसी अप्रोच को अपनाया जाता है कि जब आपके जो इंटरनल एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है? जो आपके अंदर सलाहियत होती है वायरस से लड़ने वाली, ठीक है? तो आप उनको क्या करते हैं, उनकी एक्सरसाइज़ करवाते हैं, उनको डेड टाइप के वायरस उनको सेंड करते हैं, इंजेक्ट करती है। तो आपके अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो उनके साथ फाइट कर के वो अपने आप को बेसिकली डेवलप कर लेते हैं, अपनी टेक डेवलप कर लेते हैं, ठीक है? तो जब रियल वायरस अगर आपके बॉडी के अंदर मतलब दाखिल हो भी जाए ना, तो आपकी एंटीबॉडीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई होती हैं कि वो उस रियल वायरस को बेसिकली वो रोक लेती है या उसको डिसेबल कर देती हैं या उसको आप जो भी कह लें वो कर देते हैं। तो जैसे ये चीज़ है ना, वैसे सेम चीज़ कंप्यूटर में भी अप्लाई होती है, ठीक है? जो वायरस तो एक चलो कि ठीक है, किसी ने वो वायरस सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया, ठीक है? उसके बाद जो एंटीवायरस वाले सॉफ्टवेयर है ना, उनको क्या होता है, उनके अंदर बेसिकली वो जो वायरस डेवलप किया होता है ना सॉफ्टवेयर, ठीक है? उस सॉफ्टवेयर की जो कोडिंग है, जो टेक्निक्स है, जो भी चीज़ें हैं ना, वो बेसिकली उसके फीचर वायरस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के अंदर उनको डाल दिए जाते हैं, ठीक है? तो जब भी वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाता है ना, तो वो बेसिकली वो फीचर कंपेयर करता रहता है कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल बाकी फीचर के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है? कोई भी सॉफ्टवेयर जिसके फीचर वो एंटीवायरस के जो उसके अंदर फीचर सेव है ना, उसके साथ वो कोई भी चीज़ मैच करती है ना, कोई भी सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो उसको ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है? कि यार ये वो बंदा है, ये वो बंदा है, ठीक है? ये मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे टेररिस्ट डिटेक्ट करना होता है, ठीक है? टेररिस्ट कैसे डिटेक्ट होते हैं? वो देखते हैं यार इसके पास एक तो वेपन इसने उठाया हुआ है, ठीक है? दूसरा देखते हैं कि यार ये थोड़ा डरा-डरा, सहमा-सहमा सा हुआ है, ठीक है? फिर देखते हैं कि यार ये थोड़ा वॉयलेंटली मतलब बंदा बिहेव कर रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ें डिटेक्ट करके ये चीज़ें बेसिकली सिक्योरिटी इदारे वाले इस चीज़ पे ट्रेन होते हैं ना, कि कोई फॉर एग्ज़ाम्पल बंदा मशकूक है, उसको कैसे पकड़ना है? वो कैसे मतलब कि बिहेव करेगा, कैसे उसको पकड़ना है। सिमिलर इसी तरह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी ट्रेन्ड होते हैं। उनको पता होता है कि कैसे कोई सॉफ्टवेयर सस्पिशियस बिहेव कर रहा है, इसका एक्चुअल काम ये है, तो ये काम ये कर रहा है, ठीक है? इसका एक्चुअल काम ये है, तो काम ये कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डॉक्टर है, वो एकदम अंदर इंटर हुआ है, ठीक है? वो है डॉक्टर, बट वो कंप्यूटर का काम कर रहा है, ठीक है? या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो सॉफ्टवेयर का इंजीनियर, ठीक है? बट अंदर आके उसको देखते हैं कि उसको कुछ पता ही कोई नहीं है कि यार ये सॉफ्टवेयर कैसे बन इसी तरह जब कोई वायरस वाला सॉफ्टवेयर अंदर वो इंस्टॉल हो जाता है तो वो एक्चुअल वो उसको पता ही नहीं होता उसने करना क्या है। वो जो जिस पर्पज़ के लिए बना है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डॉक्यूमेंट राइट करने के लिए बना है, तो मेबी उसको हर टाइम वो काम करे कि वो मैसेज सेंड करता रहे, ईमेल सेंड करता रहे, ठीक है? तो एंटीवायरस इसका सस्पिशियस बिहेव से डिटेक्ट कर लेती है कि ये जो सॉफ्टवेयर ये सस्पिशियसली बिहेव कर रहा है, ये वायरस है, तो वो उसको या तो फिर डिलीट कर देते हैं या फिर डिसेबल कर बेसिकली वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो वायरस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और ये वायरस को डिटेक्ट कैसे करते हैं बेसिकली वायरस की एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। अगर वो एक्टिविटी मतलब कि जो कंप्यूटर की उसके जो एक्चुअल वर्किंग के खिलाफ हो तो फिर उसको एज़ ए वायरस कंसीडर करके उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? और फिर ये भी बताया कि जब वायरस डिटेक्ट हो जाता है तो फिर वो एंटीवायरस क्या करता है कि या तो उसे क्या नाम है डिसेबल कर देता है या फिर उसे क्वारंटाइन कर देता है, बाकी से सेपरेट कर देता है या फिर उसको डिलीट कर देता है। बेसिकली ये फिर सस्पिशियस बिहेवियर क्या होता है जो बेसिकली जो एक्चुअल वर्किंग के खिलाफ अपोजिट जाके कोई और वर्किंग स्टार्ट कर दी है तो उसको सस्पिशियस बिहेवियर कंसीडर किया जाता है। ठीक है? और वायरस एंटीवायरस को डिटेक्ट कैसे करता है? बेसिकली वैसे करता है कि उसकी जो फीचर्स हैं वो अपने अंदर जो उसके ऑलरेडी फीचर्स सेव होते हैं उनके साथ मैच करता है। अगर वो मैच कर जाएँ तो उसको एज़ अ वायरस कंसीडर करके भी उसको डिलीट या अलर्ट पे सबसे पहले अलर्ट जनरेट कर देता है यूज़र के लिए कि आपका ये सॉफ्टवेयर जो है माल फंक्शन कर रहा है। उसके बाद फिर कुछ वीकनेस है इसकी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की। Many security professional agrees that current approach to defend against malicious software with antivirus is not good enough, but it is best solution that we have right now. मतलब ये कि जो अभी करंटली जो एंटीवायरस वाली अप्रोच है ये गुड इनफ नहीं है बट ये कि फॉर टाइम बीइंग ये सबसे बेस्ट ठीक है। Here is the brief summary of the main shortcoming in the antivirus software. Reactive approach जो उसकी shortcomings है उसमें सबसे पहले reactive approach your antivirus as good as your definition file. If you did not update them, the antivirus program will not be able to detect any new malware. ठीक है? The most critical problem for that antivirus software to detect malicious code are neo or modify malicious code, rootkit program और software misuse. ठीक है? सबसे जो
मेन इसका ये है कि कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए उसकी अपडेट बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है? अपडेट किस लिए अहम है कि दुनिया में डेली आए रोज़ नए वायरस डेवलप होते रहते हैं, ठीक है? तो चूँकि वो जो एंटीवायरस होता है वो जो बिल्ट हो चुका होता है, जो तब तक जो एंटीवायरस जो वायरस अब तक डेवलप हो चुके हैं, वो बेसिकली उसकी एक्सपर्टीज़ सिर्फ़ उन वायरसेस के लिए होती है, ठीक है? कोई नया वायरस आता है, शेप चेंज करके आता है, तो वो बेसिकली उसमें क्या है कि सॉफ्टवेयर उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है? ये उसका एक बैक ड्रॉ हो जाता है, ठीक? तो इसलिए उसका क्या नाम है अपडेट्स वगैरह और वो उसकी कंपल्सरी चीज़ें कि एक सॉफ्टवेयर है, उसकी अपडेट्स पे वर्किंग ज़रूरी होती है, ठीक है? इंस्टेबिलिटी to protect themselves. With sufficient system permission, malware can change antivirus settings and configuration. मतलब कि जो कंप्यूटर की उसकी जो एक्चुअल वर्किंग के खिलाफ हो तो फिर उसको एज ए वायरस कंसिडर करके उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? और फिर ये भी बताया कि जब वायरस डिटेक्ट हो जाता है तो फिर वो एंटीवायरस क्या करता है कि या तो उसे क्या नाम है डिसेबल कर देता है या फिर उसे क्वारंटाइन कर देता है, बाकी से सेपरेट कर देता है या फिर उसको डिलीट कर देता है, ठीक है? और बेसिकली ये फिर सस्पिशियस बिहेवियर क्या होता है जो बेसिकली जो एक्चुअल वर्किंग के खिलाफ अपोजिट जाके कोई और वर्किंग स्टार्ट कर दी है तो उसको सस्पिशियस बिहेवियर कंसिडर किया जाता है, ठीक है? और वायरस एंटीवायरस को डिटेक्ट कैसे करता है? बेसिकली वैसे करता है कि उसकी जो फीचर्स हैं वो अपने अंदर जो उसके ऑलरेडी फीचर्स सेव होते हैं उनके साथ मैच करता है। अगर वो मैच कर जाए तो उसको एज ए वायरस कंसीडर करके भी उसको डिलीट या अलर्ट पे सबसे पहले अलर्ट जनरेट कर देता है यूजर के लिए कि आपका ये सॉफ्टवेयर जो है माल फंक्शन कर रहा है। उसके बाद फिर कुछ वीकनेस है इसकी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की। मैनी सिक्योरिटी प्रोफेशनल एग्रीज दैट current approach to defend against malicious software with antivirus is not good enough, but it is best solution that we have right now. मतलब ये कि जो अभी करंटली जो एंटीवायरस वाली अप्रोच है ये गुड इनफ नहीं है, बट ये कि फॉर टाइम बीइंग ये सबसे बेस्ट ठीक है। Here is the brief summary of the main shortcoming in the antivirus software. Reactive approach जो उसकी shortcomings है उसमें सबसे पहले reactive approach, your antivirus as good as your definition file. If you did not update them, the antivirus program will not be able to detect any new malware, ठीक है? The most critical problem for that antivirus software to detect malicious code are neo or modify malicious code, rootkit program और software misuse, ठीक है? सबसे जो मेन इसका ये है कि कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए उसकी अपडेट बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है? अपडेट किस लिए अहम है कि दुनिया में डेली आए रोज़ नए वायरस डेवलप होते रहते हैं, ठीक है? तो चूँकि वो जो एंटीवायरस होता है वो जो बिल्ट हो चुका होता है, जो तब तक जो एंटीवायरस जो वायरस अब तक डेवलप हो चुके हैं, वो बेसिकली उसकी एक्सपर्टीज़ सिर्फ़ उन वायरसेस के लिए होती है, ठीक है? कोई नया वायरस आता है, शेप चेंज करके आता है, तो वो बेसिकली उसमें क्या है कि सॉफ्टवेयर उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है? ये उसका एक बैक ड्रॉ हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए उसका क्या नाम है अपडेट्स वगैरह और वो उसकी कंपल्सरी चीज़ें कि एक सॉफ्टवेयर है, उसकी अपडेट्स पे वर्किंग ज़रूरी होती है, ठीक है? इंस्टेबिलिटी to protect themselves. With sufficient system permission, malware can change antivirus settings and configuration. ठीक है? और अब समटाइम ये भी होता है कि कुछ वायरस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को ही डिसेबल कर देते हैं, ठीक है? वो इवन कि कितने वायरस ऐसे होते हैं कि हम नॉर्मल जो ये अवास्ट हो गया इस तरह के कुछ जो फ्री एंटीवायरस अगर हम करें ना तो जो वायरस ज़रा सा भी स्ट्रॉन्ग हो वो इवन के उस जैसे क्या नाम है एंटीवायरस को डिसेबल कर देता है, ठीक है? आप जितना मर्जी उसको कर लें वो उसको अनेबल होने ही नहीं देता, ठीक है? तो ये भी उसकी मतलब ये अपने आप की प्रोटेक्शन भी सॉफ्टवेयर के लिए सबसे बड़ी एक अहम चीज़ होती है। इंस्टेबिलिटी टू रिवर्ट द रिजल्ट ऑफ मेल इन्फेक्शन प्रोसेस। टू ऑफन इंस्टॉलेशन प्रोसेस of a malware include copying the files, changing registry and system configuration files, changing other software configuration. Some of these changes still present in the infected system even after an antivirus program delete or disinfect malware files, ठीक है? एक इसकी वीकनेस सबसे पहले बड़ी ये भी है कि जब एक कोई वायरस वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है ना तो वो कुछ चेंजेस क्रिएट कर देता है रजिस्ट्री के अंदर और कुछ बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर भी चेंजेस कर देता है, ठीक है? तो ये जो एंटीवायरस होता है बेसिकली ये करता है कि उसको वायरस को या उस वायरस सॉफ्टवेयर को डिसइंफेक्ट कर देता है, ठीक है? या डिलीट कर देता है। बट जो वो चेंजेस बाकी सॉफ्टवेयर में कर चुका होता है या जो रजिस्ट्री में चेंजेस कर चुका होता है, ठीक है? उसकी रिकवरी फिर पॉसिबल नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल एक थोड़े दिनों पहले शायद आपको तो नहीं आइडिया कि कुछ हैकर्स आए थे उनका वो ये काम करते थे कि जो बड़ी कंपनीज़ है ना
इनका जो मेन डेटाबेस होता है उसको हैक करके उसको डिस्क्रिप्ट कर देते थे, इनक्रिप्ट कर देते थे, सॉरी, ठीक है, उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते थे, ठीक है। या किसी फॉर एग्जांपल कंपनी के रिक्वायरमेंट की कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ है, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट का कंप्लीट डॉक्यूमेंट कोई एक फोल्डर है, ठीक है, उसके अंदर उसके तमाम रिलेटेड फाइल्स वगैरह है, तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है वो, ठीक है। ठीक, फॉर एग्जांपल वो बिलियंस का प्रोजेक्ट है, कोई एक ऐसा है, ठीक है, तो वो बेसिकली कंपनी जो वो ग्रुप था वो ये करते थे कि वो उसको हैक करके उसकी तमाम फाइल्स इनक्रिप्ट कर देते थे, ठीक है। और उसके बाद फिर वो रैंसम डिमांड करते थे कि हमें 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन दे दो, तो हम आपकी जितने भी फाइल्स हैं वो बेसिकली उनको वापस हम आपके प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आपको दे देंगे, ठीक है। तो एज ए रैंसम वो फिर उनको अटैक करते थे। तो इस तरह फॉर एग्जांपल अभी फॉर एग्जांपल एक आपका कंप्यूटर हैक हुआ है, वायरस ने अटैक किया है, आपकी एक फाइल इन्फेक्ट कर दी आपकी, ठीक है, उसको इनक्रिप्ट कर दिया। आप चाहे अभी उस वायरस को आप डिटेक्ट कर भी लें, ठीक है, बट जो आपकी फाइल इनक्रिप्ट हो चुकी है आप उसको डिस्क्रिप्ट तो नहीं ना कर सकते, डिकोड तो नहीं कर सकते जब तक आपके पास की नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए जब एक वायरस होता है उसके मतलब ये कि जब वो एक इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, वो जो रजिस्ट्री में चेंज करता है, जो सॉफ्टवेयर में चेंजेस करता है, वो रिवर्ट नहीं होती, ठीक है। एक थोड़ी एक वीकनेस ये है इस सॉफ्टवेयर की। ऑलमोस्ट फॉर एवरी स्वेयर वायरस वॉर्म एंटीवायरस वेंडर इशू रिमूवल टूल्स, वो तकरीबन जितने भी क्या नाम है वायरसेस होते हैं ना, वो बेसिकली उसका रिमूवल टूल्स भी साथ दे देते हैं वायरस वाले ना। अक्सर वो ये करते हैं कि जैसे अब सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी इंस्टा के इंस्टॉल होना, तो उसका वो साथ क्या नाम है ऑटोमेटिकली ये इंप्लीमेंट हो जाते हैं उसके रिमूवल, मतलब ये कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बैक एंड से उसकी फाइल्स जुड़ा देते हैं। दिस मीन दैट द एंटीवायरस वेंडर सेइंग इन द कस्टमर आवर एंटीवायरस इज नॉट गुड इनफ टू क्लीन योर सिस्टम, प्लीज यूज दिस टूल, ठीक है। प्रैक्टिकल ये बेसिकली वो ये नोटिफिकेशंस टाइप के होते वायरस की तरफ से ज्यादा। इसकी एक एसक्यूएल स्लैमर वॉर्म बेसिकली इसके एक एग्जांपल है, ये इज अ कंप्यूटर वॉर्म दैट caused a denial of service on some internet host and dramatically slowed down the general internet traffic, ठीक है। ये एक एसक्यूएल स्लैमर वॉर्म एक ये कंप्यूटर ऐसा वायरस है जो बेसिकली आप दो कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर आप उसमें कनेक्टेड है ना, ठीक है, तो वो एक दूसरे को सर्विस डिनाई करते रहते हैं, ठीक है। जब भी कोई चीज रिक्वेस्ट करेगा एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से, तो वो आगे रिक्वेस्ट डिनाई कर देगा, ठीक है। और वो नेटवर्क के ऊपर इतनी ट्रैफिक डाल देगा कि आपके फॉर एग्जांपल इंटरनेट बना हुआ है आपका, तो वो आपके इंटरनेट को स्लो कर देगा, मतलब ये कि वायरस इतनी ज्यादा ट्रैफिक अपनी बना देगा, ठीक है। It spread rapidly, infecting most of its 75,000 victim within 10 minutes. अब इसका अंदाजा लगा ले कि 10 मिनट में 75 विक्टिम्स को इन्फेक्ट कर सकता है एक नेटवर्क के ऊपर। It exploited two buffer overflow bugs in the Microsoft flagship SQL Server and desktop engine database product, ठीक है। The worm is small, इसका जो total size है वो 360 और 76 बाइट है। A piece of code that does little other than generate random IP addresses एंड सेंड इटसेल्फ आउट टू दोज एड्रेसेस, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये खुद रैंडम आईपी एड्रेस जनरेट करता है और अपने आप को आईपी एड्रेस बेसिकली कंप्यूटर के एड्रेस होते हैं, ठीक है, और अपने आप को उनके ऊपर स्प्रेड करता रहता है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर उसके पास नेटवर्क की आईपी एड्रेस एक्सेस मिल जाती है, तो ये ऑटोमेटिकली अपने वो जो क्या नाम है सॉफ्टवेयर है उन तमाम आईपी एड्रेस पे जो जितने भी कंप्यूटर होंगे उनके ऊपर अपने आप को वो फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है, बाकी पीस को, ठीक है। तो ये विद इन 10 मिनट मतलब ये कि 75 कंप्यूटर पे ये अपने आप को वो एक्सटेंड कर लेता है। बेसिकली ये आज की स्लाइड थी।